दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त लखनऊ के बसंत कुंज एरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल करके एक लखनऊ में 65 एकड़ में फैला एक विस्तृत राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना है और इस प्रेरणा स्थल में भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए 3 महापुरुषों की मूर्तियों का उद्घाटन भी किया। इस प्रेरणा स्थल को राष्ट्र के नाम पे समर्पित भी किया है। अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी ने और अभी उनका संबोधन होने वाला, इसी बीच हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो 65 एकड़ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इसमें 220 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, 3 सालों में बनकर तैयार हुआ है। और जिन 3 लोगों को राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में जिन 3 लोगों की मूर्तियों का अनावरण किया गया है, वो उनका नाम है भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के कई बार के सांसद रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो साहब, इसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। और बीजेपी क्या कहती है, मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मात्र 3 लोगों की मूर्तियां लगाई गई हैं। आदरणीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की और पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, जो कि जनसंघ के संस्थापक में थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। अब इसको लेकर जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति इसलिए शुरू हो गई है कि अब क्या होता है कि ये क्या है, जगह का नाम ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्र प्रेरणा स्थल। और राष्ट्र प्रेरणा स्थल में भारतीय जनता पार्टी ने इन 3 लोगों की मूर्ति लगाई है। उनका नाम मैं फिर से पढ़ रहा हूं, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके अलावा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। इस पर जो आजकल एक मीडिया हाउस है दैनिक भास्कर, इसने लिखा है कि ये जो है 3 ब्राह्मणों की मूर्तियों का अनावरण किया जा रहा है एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल में। तो ये ब्राह्मण बनाम आदर्श का मुद्दा अब विपक्ष ने इसको बना दिया है और शुरुआत की है ओवैसी की पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता है वकार साहब ने। उन्होंने कहा है कि 4% की आबादी वाले जाति के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्थल बना दिया गया है और ये भारतीय जनता पार्टी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की। तो इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता और अधिवक्ता विवेक पांडे जी हैं। विवेक जी, आप लोग ये बीजेपी वाले राष्ट्र प्रेरणा स्थल का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए, जब जब मैं विवेक जी से बात करने की कोशिश करता हूँ नेटवर्क चला जाता है। अब भारत सरकार में और योगी सरकार में, अब मोदी सरकार में डिजिटल इंडिया के दावे किए जाते हैं और लखनऊ में इंटरनेट की कनेक्टिविटी क्या है इसको आप देखिए। लेकिन ये दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का चुनाव के ठीक साल भर पहले उद्घाटन कहीं मुसीबत ना बन जाए। कारण क्या है कि हमारे साथी पत्रकार अनिल यादव ने आज सुबह एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया ट्विटर पे और उसमें उन्होंने तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, एनडीए से जुड़े हुए तमाम बड़े दलित नेताओं का जिक्र किया। उन्होंने जिक्र किया, आप जानते होंगे दलित समाज से एक बड़े क्रांतिकारी नेता आते थे रामविलास पासवान जी। ज्यादातर समय वो एनडीए के साथ रहे, अटल जी के साथ भी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, मोदी जी के साथ भी थे। तो उनका कहना था ना रामविलास पासवान जी की इसमें तस्वीर लगी है, मूर्ति लगी है, और न ही एनडीए के पूर्व संयोजक रहे शरद यादव जी की मूर्ति लगी है। उन्होंने सिर्फ एनडीए की बात की
और ये भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े जिस 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 व्यक्ति की वजह से आज अयोध्या में राम मंदिर बना है, उस राम मंदिर बनाने के लिए जिस शख्स ने अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया और लोध समाज के नेता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनकी वजह से भाजपा सत्ता में आई थी 1991 में, स्वर्गीय कल्याण सिंह, इनको जिनको प्रेम से लोग बाबूजी भी कहते हैं, तो बाबूजी की भी मूर्ति नहीं लगी है। तो अनिल का जो ये मतलब अनिल ने विपक्ष की बात नहीं की कि भाजपा का ही मान लीजिए, भाजपा और आरएसएस का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, तो इसमें सिर्फ ब्राह्मण समाज के नेताओं की ही मूर्तियां क्यों लगी? विवेक जी, ये जो मुद्दा बन गया है कि बीजेपी ने, एक सज्जन तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने चुनाव में नाराज ब्राह्मणों को खुश करने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दावा किया जा रहा है कि 10 से 14% ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को भले सम्मान न मिल रहा हो सरकार में, लेकिन एक लखनऊ में एक बड़ा सा राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना दिया, 3 पुराने ब्राह्मण नेताओं की मूर्ति लगा दी। नहीं देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, चूंकि ये बहुत ही ज्वलंत विषय आज आपने उठाया है और ठीक इसी समय जब ये अनावरण हो रहा है, उस समय इस प्रकार से इस मुद्दे को उठाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक क्रांतिकारी कदम है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, मैं तो संपूर्ण बात यही कहूंगा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, प्रायश्चित करने का कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार से ब्राह्मणों की मूर्तियां स्थापित करके ब्राह्मणों को एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है, और कल परसों आपने देखा कि किस तरह से सत्ता पक्ष के ब्राह्मणों ने एक बैठक करके जो भी निर्णय लिया हो, लेकिन वो निर्णय कहीं ना कहीं नेटवर्क चला गया है, लगातार नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, लेकिन अनिल जी ने जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट पे क्या क्या रिएक्शन आ रहे हैं, जब तक दोबारा जुड़ रहे हैं हमारे साथ विवेक जी, तब तक मैं दर्शकों को बताऊं कि अनिल यादव ने जो ट्वीट किया है उस पर क्या लोगों ने प्रतिक्रिया दी है, जो उस प्रतिक्रिया को पढ़ा जाए। अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों ने इसको देख लिया है। सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही सवाल आपका, बाकी लोगों को कैसे मिलेगी राष्ट्र प्रेरणा। किसी ने लिखा है, एक सम्राट वर्मा ने यूजर है, कि अरे सबसे प्रेरणा लेने की क्या जरूरत है, जिन्हें मिले वो ले, जिन्हें ना मिले वो अपना काम धाम करे। और एक बात और भी है कि मैं आपको बताना भूल गया था, इसमें आज उन्होंने नाम लिया था अनिल यादव ने अपने वीडियो में जॉर्ज फर्नांडिस का भी। समाजवादी सोच के बहुत बड़े मजदूरों के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। आपातकाल में जबरदस्त रूप से उन्होंने रेलवे मजदूर यूनियन के और तमाम केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं थी उनके मजदूर यूनियन के सबसे बड़े नेता माने जाते थे जॉर्ज फर्नांडिस, जो कभी कांग्रेस के सामने झुके नहीं। और जॉर्ज फर्नांडिस भी एनडीए का एक बड़ा चेहरा होते थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस की भी मूर्ति नहीं लगी है। हाँ विवेक जी, आप कुछ बोल रहे थे, तब तक नेट चल जा रहा था बार बार। जी हमारे आपके कुछ हाँ, हमारे यहाँ से थोड़ा मेंटेनेंस का काम हो रहा है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई, चूंकि अब वो हो गया। मैं यही कह रहा था कि देखिए, आज जिस प्रकार से ब्राह्मणों की मूर्तियां लगाने की बात आ रही है, बहुत देर हो चुकी है, अब प्रायश्चित करने का कोई लाभ नहीं है। चूंकि ये जो संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्राह्मणों की मूर्तियां लगा करके ब्राह्मण संगठनों को या ब्राह्मण समाज को एक संदेश देना, और उसके साथ उसके परिप्रेक्ष्य में आगामी चुनावों की जो रणनीति बनाने का ये प्रयास जारी है, ये पूरी तरह से छद्मवेशी प्रयास है। इसके किसी भी आडंबर में, दिखावे में और मंतव्यों में मुझे लगता है समावेशित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, हम सीधी सीधी बात करेंगे। मैं आपको रोक रहा हूं, ये बताइए कि ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल इसका नाम दिया है बीजेपी ने, और सिर्फ 3 ही नेताओं का, या तो इसको ये बोल दे कि बीजेपी का प्रेरणा स्थल है ये आरएसएस का प्रेरणा स्थल बोले, क्योंकि दो लोग किस बात की प्रेरणा, ये भी तो सरकार स्पष्ट करे कि वो प्रेरणा किस बात की है। जैसे जेपी आंदोलन में संपूर्ण क्रांति की बात हुई, उसकी प्रेरणा ले। अगर संपूर्ण क्रांति छोड़ दीजिए, यहाँ तो रोजगार मांगने अगर अभ्यर्थी और युवा आंदोलन करते हैं, उनको लाठियां और फर्जी एफआईआर करवा दी जा रही है। जात पात छोड़ने की बात हो, तिलक दहेज छोड़ने की बात हो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ने की बात हो, आज भी आप देखते हैं कि घोड़ियां जब चढ़ते हैं दलित समाज के लोग, तो किस तरह से
एक विशेष वर्ग के लोग, आज मैं पहली बार आपके सामने हिंदू मुझे लगता है समाज के लिए विशेष वर्ग का उपयोग कर रहा हूं कि किस तरह से उनको घोड़ियों से उतार करके उनको अपमानित किया जाता है। वो ठाकुर के कुएं वाली कहानी या वो कविता जो थी वो आज भी सार्थक रूप से जीवित है। किस बात की प्रेरणा? ये कहा जाए कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। यहां तो जनता की सुनवाई नहीं है। यहां तो इस देश में मन की बात हो रही है, जनता की तो बात ही नहीं है। राम मनोहर लोहिया जी को अगर आप याद करते हो तो आपको याद होगा अंग्रेजी हटाओ की बात करते थे। सुप्रीम कोर्ट में आज भी अंग्रेजी पे ही बहस होती है। आप हिंदी में बहस करने जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको घोर अपमान सहना पड़ेगा। जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। यहाँ 5 साल तो सरकार किसी को मुझे लगता है कि अवसर उपलब्ध कराने के पक्ष में नहीं रहती है। जहां जिद्दा कौम की बात हो रही है, ब्राह्मण समाज के जितने भी नेता विधायक हैं जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं वो तो केवल और केवल चरण वंदन में लगे हुए हैं। जितनी घटनाएं ब्राह्मणों के साथ घटी हैं, क्या किसी एक घटना पर ब्राह्मण नहीं समाज के किसी नेता विधायक ने नहीं आवाज नहीं उठाई? नहीं, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, आपकी सरकार रही तो आपने 2 प्रेरणा स्थल आपने भी बनाए, लोहिया जी पार्क बनाया राम मनोहर लोहिया को लेके, जी और आपने भी जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया। जी और बहन जी ने एकमात्र ऐसी नेता रही है बहन जी जो कि उन्होंने दलित पिछड़े नेताओं की मूर्तियां पूरे लखनऊ में लगवाई हैं। जी लेकिन आप लोगों ने भी लोहिया और जयप्रकाश, लोहिया और जनेश्वर मिश्रा, और एक आप लोगों ने जयप्रकाश नारायण को लेके पार्क बनवाया जेपीएनआईसी। था। उसको खुलने नहीं दिया जा रहा है। जी तो भाई, आप सत्ता में तो आपने अपने पार्क बनवाए। अब बीजेपी सत्ता में अगर बना रही है तो आप इसका विरोध इतना क्यों कर रहे हैं? मैं स्पष्ट कर दे भाई, रहा हूं, स्पष्ट कर दे रहा हूं। उनको प्रेरणा अगर अटल बिहारी वाजपेयी से मिल रही है, श्यामा हाँ प्रसाद ठीक है, मुखर्जी से मिल रही है, तो मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं सर। देखिए, हमने हाँ। राम मनोहर लोहिया पार्क बनाया। राम मनोहर लोहिया जी क्या कहते थे? संसोपा ने बांधी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहली बार इस नारे के उद्देश्य को सार्थक किया स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने। जब पिछड़े वर्ग को 92-93 के समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सीधी भूमिका, सीधा नेतृत्व, सीधी मुझे लगता है कि उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश में। तो इस नारे को हमने सार्थक करके दिखाया। और जुल्म मत करो, जुल्म सहो मत, इस नारे को दिया गया अन्याय के खिलाफ। आज जो प्रदेश में स्थिति है, आप अन्याय के खिलाफ देखिए, अमिताभ ठाकुर ने आवाज उठाई थी, सजातीय थे, लेकिन उनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, ये उनकी गलती थी। आज देख लीजिए, जुल्म मत सहो, खुलेआम जुल्म हो रहा है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही, अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपने नाम ले लिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो वो विभूति थे जो कहते थे मैं जोड़ तोड़ की सरकार को चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। 14 से अधिक राज्यों में जोड़ तोड़ की सरकार है, खरीद फरोख्त की सरकार है। क्या अटल जी के सिद्धांत जीवित है? ये वो लोग हैं जो केवल और केवल चेहरा दिखा करके उनकी आत्मा को, उनके नैतिक सिद्धांतों को बेचने का काम कर रहे हैं। आज किंतु भाजपा आपको अटल जी की भाजपा नहीं है। इस पार्क से आपको ऐतराज क्यों हो रहा है? आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? प्रेरणा नहीं, स्थल मुझे से? बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं है। मेरा सिर्फ एक हाँ। कहना यह है, अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो आपके उद्देश्य सीमित क्यों है? अगर आप नैतिक सिद्धांत की बात करते हैं तो उस सिद्धांत का पतन आपके चरित्र में क्यों है, आपकी पार्टी की राजनीति में क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है कि पिछड़े वर्ग को जिस तरीके से नकारा जा रहा है, जिस तरह उनके उद्देश्यों को सार्थक नहीं होने दे रहे हैं, जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान और संविधान के विरुद्ध मुहिम चलाने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है, क्या ये सबका साथ सबका विकास का नारा आपको सार्थक होता दिखाई देता है? ये केवल और केवल एक भ्रम पैदा करके, धुंध पैदा करके इस जनता को संवेदनात्मक और भावनात्मक रूप से जोड़ने का प्रयास है, जिसके पीछे जनता का ही हजारों करोड़, मुझे लगता है कि 275 की 280 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट रहा है। और वो पैसा जनता के टैक्स का पैसा है, वो भाजपा ने अपने पार्टी के चंदे के पैसे से नहीं दी बनाया इस मूर्ति को या इस पार्क को। तो मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जब आप प्रेरणा स्थल बना रहे हैं तो वो सर्वपंथ सर्वधर्म समभाव के लिए होना चाहिए। लेकिन आपने 3 उन्हीं नेताओं की मूर्तियां क्यों लगाई जिनको लगातार आलोचित किया जाता है? इन्हीं के खिलाफ तो सोशल मीडिया पे ट्रोल करवाते हैं लोग। यूरेशिया भेजने की बात होती है ब्राह्मणों को, और आज ब्राह्मणों की मूर्तियां लगा करके प्रेरणा स्थल बना रहे हैं। योगी जी कौन सी प्रेरणा लेना चाहते हैं इन लोगों से? योगी जी ने इनकी ली हुई प्रेरणा से कौन सा सार्थक कार्य कर दिया? जेपीएनआईसी, जयप्रकाश नारायण जी की बात हो रही है। जेपीएनआईसी जैसी इतनी बड़ी स्मृति, उनकी स्मृति में जो बनवाया गया, देखिए धूल फाक रही है, धूल फाक रही है। मैं कहता हूं कि
जेपीएनआईसी की बात करिए, चाहे लोहिया की बात करिए, ये तो हर चीज को कमर्शियल एंगल से देखते हैं ना, ये तो हर चीज का कमर्शियलाइजेशन करना चाहते हैं। और ये मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता दूं, ये केवल और केवल जो मुझे प्रतीत हो रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने ये कार्य करवा करके केवल केंद्र को एक संदेश दिया है कि मूर्तियां केवल आप नहीं लगा सकते, मूर्तियां हम भी लगवा सकते हैं। ये विभाजन है, ये भारत की राजनीति के वैचारिक सिद्धांतों का विभाजन है। वो पटेल की मूर्ति लगा रहे थे, इन्होंने अटल जी की मूर्ति लगा दी। ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो बंटवारा है, ये उसका एक प्रतीकात्मक चेहरा है जिसको अभी लोग देख नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए सवाल ये उठता है कि बात जो पत्रकार अनिल यादव ने जो कहा, आप चूंकि जी। बीच में नहीं थे, अनिल यादव का ट्वीट आज सुबह आया, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि जो आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उन्होंने उन 4 नेताओं का जिक्र किया जो कि एनडीए के साथ थे। वो कह रहे थे चलो भाई जी, एनडीए बिल्कुल। की सरकार में, उन्होंने नाम लिया दलित नेता रामविलास पासवान का, नो डाउट। आजादी के बाद, जगजीवन राम के बाद सबसे बड़े दलित नेता थे, दलित समाज के नेता रहे, कई बार केंद्रीय मंत्री रहे, कई बार लगातार कई साल तक एनडीए के साथ रहे हैं, उनकी भी बिल्कुल। मूर्ति होनी चाहिए था, उनका कहना था। उनका कहना था शरद यादव जो एक जमाने में एनडीए के संयोजक थे, उनकी भी मूर्ति लगनी चाहिए थी। उन्होंने कल्याण सिंह का भी जिक्र किया कि कल्याण जी, सिंह बिल्कुल, बिल्कुल। जिन्होंने भव्य राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकार तक कुर्बान कर सरकार दी, को, हाँ जी, बिल्कुल। तो उनका भी बाबूजी कल्याण सिंह बाबूजी की भी मूर्ति बननी चाहिए थी। और उन्होंने जो एक ईसाई समाज के बड़े नेता रहे हैं जॉर्ज फर्नांडिस, उनकी भी मूर्ति लगाने की मांग की थी कि इन सबकी मूर्तियां बनती तो सही मायने माना जाता है कि ये एनडीए ने अपने सभी बड़े नेताओं को सम्मान दिया है। नहीं, देखिए, बात सम्मान देने की नहीं है, आपको बात को समझना पड़ेगा। जिन नेताओं ने दलित, पिछड़े वर्ग के लिए, शोषित वर्ग के लिए, वंचित वर्ग के लिए, पीड़ित वर्ग के लिए कार्य करने का कार्य किया, उनकी प्राथमिकता कभी भी योगी आदित्यनाथ जी के चाहे भाजपा के कुनबे में नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, इस बात को तय कर लीजिए। क्योंकि ये सार्वभौमिक सिद्धांत है कि जब आपको राजा बनना होता है तो सबसे पहले अपने समाज के ही योद्धाओं को समाप्त करना चाहिए। ये उसी आधार पे, उसी परिपाटी पे चलने वाले लोग हैं। मैं तो ये पूछूंगा आज कि योगी आदित्यनाथ जी ने 3 ब्राह्मणों की मूर्तियां लगा दी और हाथे पे जब बुलडोजर चलवाया, तब उनको ब्राह्मण तो याद नहीं आया, तब उनको अरे ब्राह्मण आप नेताओं या कहाँ उनकी तुलना कर परिपाटी रहे नहीं हैं याद भाई है। साहब, आप भी कहाँ तुलना कर रहे हैं हाथा से। आप अटल जी की तुलना हाथा से मत कीजिए। नहीं, मैं समय अटल तो जी की था। तुलना तो मैं कर चुका सर। मैंने तो कहा, अटल जी ने तो सदन में कहा था कि जोड़ तोड़ की राजनीति को मैं चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा, ऐसी सरकार को। क्या आज वास्तविकता में अटल जी के सिद्धांत जीवित हैं? ये तो नहीं मैं नहीं सवाल बार भाई, बार उठा रहा हूं ना। नहीं नहीं अटल भाई, जी ने तो अटल कहा जी था को टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। नहीं, आज ये अटल जी टूट का भी रहे हैं, आज ये झुक भी रहे मैं एक हैं। चीज समझ नहीं पा रहा हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अटल जी का आजीवन सम्मान करते रहे, अखिलेश जी। जी भी बहुत मानते हैं। आप उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपको तो खुश होना चाहिए कि अटल जी की याद में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल बन रहा है, आपको उसका नहीं, ये स्वागत करना अटल जी चाहिए। की याद में अगर राष्ट्र प्रेरणा, देखिए एक बात समझ लीजिए, जो मेरा वैचारिक स्पष्ट मत है, अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो सबसे पहले उसके वैचारिक सिद्धांत आपकी कार्य प्रणाली में या आपकी सैद्धांतिक राजनीति में झलकने चाहिए। अटल जी एक ऐसे सैद्धांतिक नेता रहे हैं जिन्होंने विपक्ष को कभी अपमानित नहीं किया, जिन्होंने विपक्ष का सम्मान किया, विपक्ष को साथ लेकर चलने का काम किया। और जिस प्रकार से अटल जी के राजनीतिक सिद्धांतों को रौंदा है वर्तमान भाजपा की परिपाटी ने, मुझे लगता है ये अटल जी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, अटल जी के माध्यम से केवल ब्राह्मणों को साधने का एक प्रयास मात्र है। ये केवल एक संदेश देना चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, चूंकि योगी आदित्यनाथ का पहला कार्यकाल ब्राह्मण सबसे ज्यादा पीड़ित, ब्राह्मणों की सबसे ज्यादा हत्याएं हुई है। और कहीं ना कहीं ये अटल जी के सिद्धांतों से परे वो लोग हैं जो केवल और केवल आर्थिक नीतियों में विश्वास रखते हैं। अटल जी के सिद्धांतों को तो ये बहुत पहले बेच चुके हैं। द्विवेद जी, ये बताइए कि आप खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं, बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने 2024 में समाजवादी पार्टी का साथ दिया, 2022 में भी दिया था, तो क्या ब्राह्मण इस भुलावे में आ जाएगा कि इन्होंने अटल जी की याद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीननाथ उपाध्याय के याद में एक राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनवा दिया है, तो भाजपा से देखिए, नाराज ब्राह्मण। मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई गुरेज नहीं है कि ब्राह्मणों में भी कुछ लोलुपता और लाभ लोलुपता के वश में आकर के कुछ लोगों ने ऐसे गलत कृत्य किए या गलत निर्णय लिए जिसके कारण कि कहीं ना कहीं खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। लेकिन वर्तमान में जो कल परसों बैठक हुई है, उस बैठक की चर्चा परिचर्चा का सार देखिए सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो नेता उसमें बैठे थे, जो उसका हिस्सा थे, वो सामने मीडिया के कुछ भी स्पष्ट रूप से कहने में गुरेज कर रहे हैं।
तो ऐसी नीतियों पर चलने वाले ब्राह्मणों से मुझे आपत्ति है। जो ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, जो सैद्धांतिक ब्राह्मण होगा, जो ब्राह्मण नीति ब्राह्मण के पोषक तत्वों से पोषित होगा, वो कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता, और अटल बिहारी जी उसका सार्थक प्रतीक रहे हैं। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि ये जो प्रेरणा स्थल है, मैं कह रहा हूं, मैंने तो सवाल यही उठाया ना, प्रेरणा किसको मिलेगी इससे? कौन लेगा प्रेरणा? योगी आदित्यनाथ जी को प्रेरणा की आवश्यकता है? योगी आदित्यनाथ जी प्रेरणा लेंगे अटल बिहारी जी के सिद्धांतों से? जिस प्रकार से गद्दी पे बने रहने के लिए वो खुद इस पूरे प्रदेश में जातिगत राजनीति का पूरा समीकरण खड़ा कर चुके हैं, और लगातार वो आरोपित हो रहे हैं इस बात को लेकर के कि ठाकुरवाद चरम पे है, वो तो इस बात को शहर स्वीकार भी नहीं करते। जो अपनी गलती नहीं स्वीकार कर सकता, वो आप सोचिए प्रेरणा प्रेरणा उसको प्रेरणा लेने की आवश्यकता पड़ रही है, वो प्रेरणा लेने का इंतजार कर रहा है। ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। ये दलित ओबीसी वर्ग को एक संदेश भी दिया गया है, इसमें एक संदेश भी छुपा हुआ है, सांकेतिक संदेश, कि कहीं ना कहीं आपको हमारे सत्ता के नीचे दबकर रहना पड़ेगा, और जैसी व्यवस्था दी जा रही है, जैसी व्यवस्था की जा रही है, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। और ब्राह्मणों को साधने का प्रयास इसलिए है क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से निर्णयात्मक परिस्थिति में रहता है। ब्राह्मण ठीक है, प्रतिष्ठात्मक रूप से कम रहे, लेकिन जब भी सरकार बनाने और गिराने की बात आती है तो ब्राह्मण हमेशा निर्णायक स्थिति में रहता है, और ब्राह्मण हमेशा निर्णायक स्थिति में रहा है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि प्रेरणा स्थल का जब इन्होंने पूरा प्रारूप तैयार किया होगा, तो उसमें केवल और केवल ब्राह्मण नेताओं को चुना गया, ताकि ब्राह्मण नेताओं को दिखा करके वोट हासिल किया जा सके। लेकिन एक बात है विवेक जी, एक सोशल मीडिया यूजर ने बहुत बड़ी बात लिखी है जी कि बीजेपी, और अभी चूंकि आजकल तो सब चीज छुपी नहीं रहती है, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, तो दूसरे तरीके से चंदा आया है, और फिर सुनते हैं कि बीजेपी को अच्छा खासा चंदा मिला, कई 100 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। और उस यूजर ने लिखा है कि बीजेपी के पास खुद 10,000 करोड़ का बैंक बैलेंस है। जी तो उन्होंने फिर जनता के टैक्स के पैसे से प्रेरणा स्थल क्यों बनवाया है? ये प्रेरणा स्थल अगर भाजपा का प्रेरणा स्थल है, बीजेपी आरएसएस का प्रेरणा स्थल है, तो इसमें बीजेपी आरएसएस का पैसा लगना चाहिए, इसमें जनता के टैक्स पेयर के पैसे का संसाधन क्यों लगा है? ये सवाल तो उसने सही किया। भारत के एक लंबे कार्यकाल में कांग्रेस रही, या हम जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो क्षेत्र की राजनीति करते रहे, लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से पूरे देश में अपने वीआईपी 5 स्टार कार्यालय बनाने का कार्य किया, उस तरीके से उतना तो कांग्रेस भी नहीं कर पाई। आज भी आप देखेंगे कई प्रदेशों में कांग्रेस के कार्यालयों की स्थिति ऐसी है कि वहां शायद मुझे लगता है रंगाई पुताई करने के लिए भी फंड नहीं है। लेकिन भाजपा अभी वर्तमान में आप देखिए ना, भाजपा अभी लखनऊ में जो कार्यालय बनाने जा रही है, उसका बजट 200 करोड़ के ऊपर का है। तो मुझे लगता है कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार कर रही है। भाजपा की राजनीति का दो ही आधार है, धर्म और धन। धन का संचय और धर्म को ढाल बना करके धन का संचय करना, यही भाजपा की राजनीति का आधार है। और इस बात को समझिए कि भाजपा जानती है कि अब की बार जब वो सत्ता से जाएगी, तो वो एक लंबे समय तक, मुझे लगता है 25-50 साल तक सत्ता में वापसी उसकी संभव नहीं है, क्योंकि जनता में जो आक्रोश है, जिस प्रकार से महंगाई की मार पड़ी, जिस प्रकार से मुद्दों से विमुख किया गया, और जिस प्रकार से मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया गया, जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए खर्च किए केवल विपक्षी नेताओं को आलोचित करने, उनकी छवि धूमिल करने के लिए, और जिस प्रकार जब सदन में मुद्दों की बात होनी थी तो लगभग अधिकतर जो कार्यकाल रहा मोदी जी का, वो विदेश यात्राओं में गुजरा। तो ये कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है, और बिल्कुल सही बात है, मोदी जी आर्थिक रूप से अपने राजनीतिक दल को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि जब वो सत्ता विहीन रहे तो कम से कम उनको सत्ता का सुख, जो एक उसका प्रारूप होता है, वो भोगने का मौका मिलता रहे। इसीलिए ये 5 स्टार कार्यालय खड़े किए जा रहे हैं। तो चलिए सर, अब ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल राष्ट्र को समर्पित हो गया है। विपक्ष का कहना है कि ये राष्ट्र को समर्पित नहीं हुआ है सर, ये भाजपा को समर्पित हुआ है, और मैं आपको यकीनन गारंटी देता हूं, आप देखिएगा वहां पे भाजपा के जो ब्राह्मण नेता हैं विशेष करके, उनको भी देखिए आज तवज्जो नहीं दी जा रही होगी। अभी आप कैमरे में देखिएगा, थोड़ी देर में विजुअल आ जाएंगे, कितने ब्राह्मण नेताओं को वहां बुला करके सम्मानित किया जा रहा है, अभी आप देख लीजिएगा। सारी स्थिति केवल ये है कि शक्ति का केंद्रीकरण किसके हाथ में रहेगा। उत्तर प्रदेश में ये मूर्तियां स्थापित करके केंद्र को संदेश देने का काम किया गया है, और केंद्र को चिढ़ाने का काम किया गया है। अब केंद्र इसको किस नजरिए से देखता है, ये तो उसकी परिपक्वता पर निर्भर करता है, लेकिन जिस प्रकार से गुजरात में मूर्ति स्थापित हुई, उस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मूर्ति स्थापित होने का सीधा सीधा आशय यही है कि मैं अगला प्रधानमंत्री हूं, इस संदेश को देने का प्रयास किया गया है, और उसको बाधित करने का प्रयास केंद्र न करे, ये एक चुनौती भी दी गई है। चलिए साहब, मतलब अटल जी की मूर्ति बनाकर योगी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं। प्रयास वही है सर, प्रयास बिल्कुल वही है, क्योंकि अटल जी वो अकेले व्यक्तित्व हैं, मुझे लगता है मॉडर्न पॉलिटिक्स में, मॉडर्न एरा की पॉलिटिक्स में, जिनकी छवि का इस्तेमाल आज भी
कोई भारतीय जनता पार्टी का राजनेता चाहे तो वोट लेने के लिए कर सकता है। तो चलिए सर, देखते हैं क्या है बीजेपी की राजनीति। बीजेपी ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल आज जो समर्पित हुआ है, उसको कई लोग कह रहे हैं कि इसको ब्राह्मण प्रेरणा स्थल कहिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण एक बड़ा वर्ग है जिसकी आबादी 10 से 14% तक मानी जाती है, और जिस दल के साथ ब्राह्मण रहता है उसकी सरकार बनती है। 2024 में काफी संख्या में ब्राह्मणों ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा किया था। नतीजा ये रहा कि कई जगहों पर इंडिया गठबंधन को बड़ी मजबूत जीत हासिल हुई। तो अब देखते हैं 2027 में क्या जो बीजेपी से नाराज ब्राह्मण है वो वापस भाजपा की तरफ आता है या नहीं आता है। इस सब पे नजर बनी रहेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार को ब्रह्म हत्या का श्राप लग चुका है, गो हत्या का श्राप लग चुका है सर। इस सरकार को कितना भी प्रायश्चित करने का ये प्रयास करे, प्रायश्चित संभव नहीं है। लगातार जिस प्रकार से ब्राह्मणों की हत्या होती रही, गो हत्या होती रही, कर्णपाणी महाराज के एक श्राप से आज तक कांग्रेस उस श्राप से उन्मोचित नहीं हो पाई, तो यहाँ तो लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं होती रही एक संत कहे जाने वाले मुख्यमंत्री के राज्य में। तो मुझे लगता है कि अब इन सब प्रायश्चित और आडंबरों का कोई अर्थ नहीं है। जो पाप और जो प्रायश्चित करना चाहिए था उसका समय बहुत दूर जा चुका है। तो इसका परिणाम इनको भुगतना है। सरकार जाएगी और आप लिख लीजिए, हम फिर डिबेट करेंगे कभी लेकिन इस डिबेट को रखिएगा, ये सरकार टिकेगी नहीं। चलिए सर, जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।